हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जून 2023 की क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जून 2023 के अटेम्प्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए यूजीसी नेट के अंदर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियोस इसीलिए प्रिपेयर की जा रही है सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके का फॉर्मेट या किस तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4, जिसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने सम अप करे हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस थे, वो किन टॉपिक में से आए, किन यूनिट में से आए, किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है और आने वाले अटेम्प्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इन तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसी के सेम दिखने वाले फॉर्मेट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए भी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करते हैं। अदरवाइज जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के दिसंबर अटेम्प्ट देने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करना या फिर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको ये आइडिया हो जाएगा कि जो जो टॉपिक वो कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और बार बार कंटिन्यूअसली कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। तो ये एक आइडिया लगाने के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं विच इज़ जून 2023, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी के 3 पार्ट्स वीडियोस आ चुकी हैं। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, चैनल पे तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन्हीं वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे जून 2023 के, और उसी में से ही कुछ क्वेश्चन कंपाइल करके आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, सो दैट पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका पूरा जून 2023 का अटेम्प्ट आप लोग डिस्कस कर सकेंगे यहाँ पर। और साथ के साथ आपको प्रॉपर एक ही जगह पे सॉल्व क्वेश्चंस किस तरीके से उनको एक्सेस करना है, कैसे उसको आपको फॉर्मेट उनका देखना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये भी पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स रिलेटेड टू आईपीआर। तो यहाँ पे आईपीआर को मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। यस, आईपीआर यहाँ पे दिया जा रहा है विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्योंकि काफी बार आपने देखा होगा पूरी टर्म ना देके एक्रोनियम का यूज किया जा रहा है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक्रोनियम उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स की भी लगती है। तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा एक्रोनियम इसीलिए डाली जाती है ताकि बच्चा थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाए और वो क्वेश्चन को एक्सेस कैसे करे। तो हर जगह एक्रोनियम आपको एक सही देख के चलनी है, क्या पता नेक्स्ट पेपर के अंदर आपको इसी एक्रोनियम का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाए। तो एक्रोनियम के ऊपर भी बिल्कुल आपको ध्यान देना है, कॉज इस वाले पेपर के अंदर भी आपने देखा होगा 5 to 6 एटलीस्ट आपको एक्रोनियम्स पूछी गई है, फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। तो नेक्स्ट पेपर के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्रोनियम्स या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो उसके लिए आपको एक्रोनियम्स भी प्रिपेयर करनी है अच्छे से। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, यानी कि हमसे ये पूछ रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स, जो ये इन्होंने दे रखे हैं एक्ट्स उनको अरेंज करना है जो किससे रिलेटेड है, आईपीआर से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रीटाइजेस हो गए, ट्रेड डिजाइन्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सब एक्ट्स सारे आईपीआर के अंडर कंक्लूड किए जाते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं। उनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन का आता है ट्विस्ट, बिकॉज कभी कभार आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल फॉर्मेट में मिलेगा, कभी वो पूछ लेंगे कि आप इसका रिवर्स ऑर्डर दो। तो बच्चा कभी कभार नॉर्मली पूछते पूछते उसको लगता है कि ये भी बिल्कुल नॉर्मली पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन पे एकदम बच्चे का ध्यान नहीं जाता और क्वेश्चन की वजह से उसका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो अगेन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस में जो इनका ये फॉर्मेट होता है, बच्चा क्या करता है, सीधा ऑप्शंस को देखता है एंड देन अरेंज करने लग जाता है।
जो क्या पता सही भी हो, पर अगर वो क्वेश्चन में सीधी चीज ना पूछ के उल्टी चीज पूछ रहे हैं, या बिल्कुल असेंडिंग ना पूछ के डिसेंडिंग पूछ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर पूछ रहे हैं, तब आपका सही हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आपकी सही थी, बट क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इस वजह से आपका आंसर गलत हो गया। तो फर्स्ट थिंग, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके सामने आए। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन मिली कि हमें अरेंज तो करना है, पर किस अकॉर्डिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान में रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि रिवर्स में, उल्टा हमें इनको अरेंज करना है। यानी कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। अब हम पहले इसको, आप लोगों को जैसे सही लगता है कि पहले कौन आया दूसरा कौन आया, उसकी तरह अरेंज करेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम इसमें पहले। ऑप्शन ए आपको दे रखा है द पेटेंट एक्ट, बी दे रखा है द बायोलॉजिकल एक्ट, सी दे रखा है द कॉपीराइट एक्ट, डी दे रखा है द ट्रेडमार्क एक्ट, एंड ई दे रखा है द डिजाइन एक्ट। तो इसमें से हम पहले क्लियरली ये लिखेंगे सबसे पहले आया कौन, फिर उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप एक्रोनियम लिख चुके हैं तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ इन केस हमारे पास स्पेस मिल जाए। ओके, यस। सो डिसेंडिंग की बात हुई है, तो सबसे पहला जो एक्ट आया है विच इज कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट आपका सबसे पहला एक्ट आया है इनमें से, जो सबसे पहले इनेक्ट किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद बचा पेटेंट्स, बायोलॉजिकल, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। देन आपका जो आया 1970 में विच इज पेटेंट एक्ट, ठीक है। मैं यहाँ फुल पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, जैसे आपको एक आइडिया लग जाए इसलिए लिख रही हूँ। देन जो आया विच इज योर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर। उन्हीं के एक साल बाद आ गया था डिजाइन एक्ट 2000 में, एंड द लास्ट वन इज योर बायोलॉजिकल एक्ट। ये तो हमने इसका सही फॉर्मेट लिखा, बट ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। किस बच्चे ने ये ऐसे अगर लगा दिया होता, यानी कि कॉपीराइट आपका सी है, सी से वैसे तो ये वाला स्टार्ट हो रहा है देखो, तो वो बच्चा ये ऑप्शन लगा देता और वो गलत हो जाता। तो इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा, यानी कि बायोलॉजिकल आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो वो लास्ट में आया था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बायोलॉजिकल, जिसका आपको ऑप्शन दे रखा है बी। देन उसका उल्टा डिजाइन आ जाएगा, ऑप्शन दे रखा है ई, ये आपका करेक्ट ऑर्डर बन रहा है। फिर आ रखा है ट्रेडमार्क, क्योंकि उल्टा चलना है हमें, डिसेंडिंग में लगाना है। ट्रेडमार्क का दे रखा है ऑप्शन डी। देन पेटेंट, पेटेंट का दे रखा है ऑप्शन ए, एंड द लास्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट का दे रखा है आपको ऑप्शन सी। तो हमारा जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना, अभी तक हमने ऑप्शन नीचे वाले नहीं देखे हैं, अभी हमने अपनी समझ से उसको लगा दिया है, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है दैट इज, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि बच्चा इसमें से ढूंढता है, एक चीज सही लगी यहाँ तक देखता है, पीछे की चीज नहीं देखता, तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना ऑर्डर लगाएंगे। हमारा ऑर्डर बन के ये तैयार हुआ, अब हम मैच करेंगे किससे ये मैच कर रहा है। करेक्ट ऑर्डर ये था, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर ये बना, उसके हिसाब से हमारा आंसर ये बना। हमेशा ध्यान रखना ये करेक्ट ऑर्डर, असली में तो यही करेक्ट ऑर्डर है, पर ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हमसे वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछ रहे, डिसेंडिंग पूछ रहे, तो हमने इसका उल्टा किया, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और ये हमारे पास बना जो कि मैच कर रहा है ABCD, इससे तो नहीं कर रहा, BEDAC, BEDAC, ये हमारा करेक्ट मैच हुआ। देन नीचे भी देख लेते हैं, CADBE नहीं, और DABC नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज योर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था, जो डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, उसके बाद ऑप्शंस पे जाकर उसको अपने ऑर्डर में लगा के, देन एक टर्म निकाल के, उसके बाद आपको उसको मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आपके जो भी क्वेश्चंस नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे वो सॉल्व करने हैं।
समझ आया ये सबको? साथ के साथ मैं आपको लिखवा रही हूँ कि कौन से यूनिट का है, तो ये यूनिट 1 में से आया है। आप लोग इसका वेटेज बना रहे होंगे, सारे पार्ट्स में मैंने लिखवाया है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में से आया आईपीआर के अंदर से, विच इज आई थिंक टॉपिक 7। ओके, यस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से आर द यूजर कम्युनिटी, इनमें से कौन सी ऐसी यूजर कम्युनिटी है अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन की ने किन 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 को यूजर कम्युनिटी के पार्ट कहा है या यूजर कम्युनिटी में शामिल किया है इन ऑप्शंस में से। नाउ ये हमसे क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सटीक आंसर पूछ रहे हैं कि एस आर रंगनाथन ने यूजर कम्युनिटी में इनमें से किन किन को शामिल किया है, तो हमें सिर्फ वही ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिकली अगर हम यूजर कम्युनिटीज को देखें तो उसमें एक्सपेक्टेड यूजर, एक्टिव यूजर, पोटेंशियल यूजर, ये ज्यादातर टाइप्स आप लोग ने पढ़े होंगे। एस आर रंगनाथन ने जो दिए थे दैट आर रिलेटेड टू, अगर हम ऑप्शंस में देखें, पोटेंशियल यूजर ऑप्शन ए, फ्रेशमैन ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड यूजर ऑप्शन सी, डी ऑर्डिनरी इंक्वायरर ऑप्शन डी, स्पेशलिस्ट इंक्वायरर ऑप्शन ई। तो यहाँ पे पोटेंशियल यूजर, एक्सपेक्टेड यूजर आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये किसी और की उनकी यूजर कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जिसमें एक्टिव यूजर, पोटेंशियल यूजर, एक्सपेक्टेड यूजर, ये सब कुछ उसमें शामिल किए जाते हैं। बाकी फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरर, स्पेशलिस्ट इंक्वायरर, ये जो 3 टर्म्स थी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, विच इज डिवाइडेड बाय या यूजर कम्युनिटी में जो शामिल किया वो एस आर रंगनाथन ने इन टर्म्स को किया था। फ्रेशमैन आएंगे उनके हिसाब से ऑर्डिनरी इंक्वायरर एंड स्पेशलिस्ट इंक्वायरर यूजर कम्युनिटी के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है वो हो रहा है BDE। BDE अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ABC फर्स्ट दे रखा है, नो, BCD नो, CDE नो, BDE yes, that is your correct option। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको अगेन किसी और ऑथर का पूछ सकते हैं कि किसने पोटेंशियल यूजर, एक्सपेक्टेड यूजर, एक्टिव यूजर इन टर्म्स को दिया तो वहां पे फिर वो चीज उनके अंडर आएंगी। यहाँ पे सिर्फ एस आर रंगनाथन का पूछा तो एस आर रंगनाथन ने किन टर्म्स में डिवाइड किया था वो हमने अंडरलाइन कर दिया। ओके, ये जो क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडी, यानी कि यूनिट 2 टॉपिक 9 या 8 ऐसा कुछ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब सिस्टम, इनमें से कौन सा सब सिस्टम्स हैं ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम के कौन कौन से सब सिस्टम इनमें से हैं एज आइडेंटिफाइड बाय हेज एंड बेकर। हेज एंड बेकर के अकॉर्डिंगली क्या क्या सब सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर डाले जाते हैं या दिए गए हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, एक्विजिशन कंट्रोल, then information retrieval, then serials control and then circulation control। तो हेज एंड बैकर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उन्होंने जो प्रोवाइड किए थे सब सिस्टम्स, उनमें से एक्विजिशन कंट्रोल आर द पार्ट ऑफ सब सिस्टम ऑफ एक्विजिशन सेक्शन, एक्विजिशन कंट्रोल उसमें आता है। दूसरा पार्ट जो उन्होंने प्रोवाइड किया था विच इज सीरियल्स कंट्रोल, पीरियोडिकल सेक्शन के अंदर, एंड देन सर्कुलेशन कंट्रोल, सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर। ये 3 सब सिस्टम्स पार्ट जो डिवाइड किए थे वो हेज एंड बेकर ने किए थे अपनी स्टडी के अंदर। तो एक्विजिशन कंट्रोल इसके अंदर शामिल होगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल उन्होंने नहीं रखा था, सीरीज कंट्रोल शामिल होगा एंड सर्कुलेशन कंट्रोल शामिल होगा। आप इसमें कंट्रोल की टर्म से भी एक्सेस कर सकते थे अगर बच्चों ने इस स्टडी का बारे में पढ़ा होगा। ACD यहाँ पे जो है वो आपका करेक्शन ऑप्शन आएगा, ACD जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन 2 के अंदर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे डिफरेंट ऑथर्स की या डिफरेंट साइंटिस्ट की स्टडी के ऊपर भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी डेफिनेशंस होती हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की, चाहे वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज की हो,
रेफरेंस सर्विसेज की हो, रेफरेंस सोर्सेज की हो, आपको अच्छे से एक्सेस करनी है डिफरेंट ऑथर्स की, या मेन जो भी उनमें जिन्होंने डेवलपमेंट्स की है, ताकि उनके अंदर जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है आप उनको कैटेगराइज कर सको और अच्छा मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज कर सको उनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर गिवन बाय विल्सन एंड टॉबर। अगेन स्टडी के ऊपर ये 3 क्वेश्चन लगातार आ गए हैं। पहले रंगनाथन जी की स्टडी के ऊपर आया, देन हेजनबेकर की स्टडी के ऊपर आया, देन विल्सन एंड टॉबर्स की स्टडी के ऊपर आया है। और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनमें से कौन से फंक्शंस है, कार्य हैं जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी करती है, ठीक है, विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय होता है वो करता है। विल्सन एंड टॉबर ने इनमें से कौन कौन से कार्य उसके लिए निर्धारित किए थे कि वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी करती है। अब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, कंजर्वेशन करना नॉलेज की, ज्ञान को संग्रहित करके रखना। टीचिंग, टीचिंग करना, ठीक है। लेजर स्टडीज करना, पब्लिकेशन करना, या फिर फॉलो अप स्टडीज करना। तो अगर वैसे भी देखा जाए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के कार्य के अंदर, तो वो कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज तो डेफिनेटली कर रही है, टीचिंग भी उसी के अंदर आता है क्योंकि डिपार्टमेंट्स उसी के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वो काम भी करती है। देन लेजर स्टडी इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो कि उसके अंदर पर्टिकुलर किया जाएगा। पब्लिकेशन भी करती है क्योंकि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के अपने पब्लिकेशंस भी देखे होंगे जो कि वो पब्लिश कर रही है। फॉलो अप स्टडी भी उसका वर्क नहीं है। तो अगर नॉर्मली भी आप इसको देखोगे, अगर विल्सन एंड टॉबर को भी ना देखें, आप उनकी स्टडी भी ना देखें, इसके अलावा भी नॉर्मली देखोगे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के इनमें से क्या कार्य हैं, तो वो 3 निकल के आते हैं। ए कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, बी टीचिंग, एंड डी पब्लिकेशन। बाकी दोनों बिल्कुल ही अलग टॉपिक्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के वर्क में नहीं आते। तो ए बी डी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे ऑप्शन चेक करते हैं, ए सी डी, ए बी डी, बी सी डी और सी डी ई। ए बी डी यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आप लोगों ने इसमें से करेक्ट किया, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सेस करना है। कभी कभार कुछ टर्म्स अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आ रही, आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मीडियम वहाँ पे ऊपर चेंज करके आप लोग उसको हिंदी में भी एक्सेस करें, ताकि कुछ चीज़ें जब थ्योरेटिकली आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभार उसका सही मीनिंग आपको हिंदी में भी पता चलेगा। वैसे अगर हिंदी का बच्चा है तो वो कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी एक्सेस कर सकता है। काफ़ी टर्म्स हिंदी की इंग्लिश में भी अच्छे से आपको समझ आ सकती है और इंग्लिश की हिंदी में भी अच्छे से समझ आ सकती है। तो दोनों का आप एक्सेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। Which of the following are related to semantic web technology? Semantic web technology से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो कि वेब 3.0 का पार्ट है। वेब सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी कब आई, यूनिट 7 या यूनिट 4, दोनों का ही रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ये 8 का भी इवन। सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या है, नॉट रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, रिलेटेड ही पूछ रहे हैं कि सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी में इनमें से क्या क्या शामिल किया जाता है। ओके, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। RDF, देन ऑन्टोलॉजीज, देन URL, देन क्लाउड सीडलिंग्स, देन RFID। यूनिट 8 का ही आप इस क्वेश्चन को लेके चले अगर ऑप्शंस देखें तो, ठीक है। यूनिट 8 में आप लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, RFID, क्लाउड सीडलिंग, URL, ऑन्टोलॉजीज एंड IDF। बट हमसे पूछा जा रहा है सिमेंटिक वेब, वेब रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी सिमेंटिक वेब जो कि वेब 3.0 एंड आगे वेब्स में यूज किया जा रहा है। तो उसमें ऑन्टोलॉजीज शामिल होती हैं। URLs आर द पार्ट ऑफ सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी। RDF क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इन्हीं से प्रिपेयर किया जाता है, ऑन्टोलॉजीज से, डिफरेंट ऑन्टोलॉजीज से, प्रोटीज टूल से यूज करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। RDF एंड URL उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, रखे जाते हैं या उनकी मदद से बनाया जाता है। तो ये तीनों तो इसके अंदर ऑप्शंस है। क्लाउड सीडलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। RFID इज द ऑल्सो, RFID भी आपका जो पार्ट है
वो क्यूआर कोड या बायो जो मैट्रिक टेक्नोलॉजीज हैं, स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजीज जो आप लोग पढ़ते हो, क्यूआर कोड हो गया, बारकोड टेक्नोलॉजी हो गए, वो उसका पार्ट है। आरएफआईडी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आरएफआईडी भी सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आएगा, ये बायोमेट्रिक या फिर जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी है या बारकोड टेक्नोलॉजी है वहां पर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं वो निकल के आए हैं ए बी सी। क्लाउड सीडलिंग इसमें नहीं होगा, आरएफआईडी इसमें नहीं होगा, ए बी सी यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं। ऑप्शन इसका देखते हैं, ए बी डी ना, बी सी डी नो, ए बी सी दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सी डी ई भी यहाँ पे शामिल नहीं होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंगली आपको करना है क्वेश्चन। अभी भी कोई भी क्वेश्चन इतना ज्यादा वो नहीं आया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डेप्थ में जाकर पूछा जा रहा है कि ऑन्टोलॉजीज का भी क्या पार्ट्स हैं, और क्लाउड्स के अंदर भी कितने टाइप के क्लाउड सिस्टम्स आते हैं, क्लाउड स्टोरेज आती हैं। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा एक्सेस किया जा रहा है पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसी के सब सिस्टम्स। आगे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ। एमबीओ का काफी लोग बच्चे एमबीओ टर्म से इसको समझते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोवाइड किया है तो वो एमबीओ की ही बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। इनमें से कौन से 2 प्रिंसिपल्स पे वो बेस्ड है? पॉजिटिव ही पूछ रहे हैं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कि एमबीओ में इनमें से कौन से 2 प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को शामिल किया गया है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 6 मैनेजमेंट का है। पहला आपका सॉरी, पहला आपका जो ऑप्शन आ रहा है विच इज ऑप्शन ए, रेपिटेटिव जॉब्स, बार 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 रेपिटेट कर रहे हो जॉब्स को। सेकंड आ रहा है रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट के ऊपर आउटपुट ओरिएंटेशन के अंदर, इस सिद्धांत पे वो स्थिर है। या पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके ऊपर है। या फिर जॉब्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ पीपल और एक्विलेंट, या बार बार चेंजेस करना पीपल्स को, उससे रिलेटेड है। तो अगर देखा जाए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो ये जिसका पार्ट है विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल, ह्यूमन जो बिहेवियर स्कूल्स थे उनका, स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, उनका पार्ट है। तो यहाँ पे जो केंद्रीकरण रखा गया है सबसे ज्यादा, वो या तो रिजल्ट्स के ऊपर रखा गया है, मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर रखा गया है, प्लस ह्यूमन बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए, ह्यूमन के एस्पेक्ट्स के लिए भी ये बनाया गया है। तो यही तो इसके मेन प्रिंसिपल है, जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो सेटिस्फाई हो, इसके अलावा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिजल्ट्स अच्छे हो, मिल जाएं, एंड ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से एक्सेस किया जाए। तो यहाँ पे रेपिटेटिव जॉब्स तो नहीं होगा, बार 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 वही चीज़ें करवाना, वो सब चीज़ में क्या होता है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कंक्लूड नहीं किया जाता। रिजल्ट ओरिएंटेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ एमबीओ, वहां पे रिजल्ट ओरिएंटेशन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए प्रॉपर एमबीओ को स्टैब्लिश भी किया जाता है। पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यस इट इज, ह्यूमन बिहेवियर का पर्टिकुलर व्यू रखता कि क्या क्या उसका बिहेवियर है, मोटिवेशन रिलेटेड वर्क करना, उसके लिए जो जो चीज़ें उसको मोटिवेट कर रही है, कैसा उसका टाइमिंग, सब चीज़ उसके ऊपर पूरा व्यू रखना, वो भी इसका एक प्रॉपर प्रिंसिपल है। देन जॉब्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ पीपल, ये नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं रखता, वो ये लेके चलता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई करना चाहता है, रिजल्ट चाहता है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम ही काम होता रहे। इट रिक्वायर, ये पर्टिकुलर व्यू रखता है ह्यूमन बिहेवियर पे एंड रिजल्ट ओरिएंटेटेड है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन ही सही है, 3 ऑप्शंस का वैसे भी नहीं दे रखा था, अगर वैसे होता तो हम बी एंड सी देख लेते, देन कौन सा और ऑप्शन उसमें सही बता रहा है वो भी आप एक्सेस कर सकते थे। बी एंड सी ओनली सबसे पहले ही मिल गया, फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी 2 नहीं है। ठीक है, बी एंड सी को ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में दिया गया है। इसी तरीके से TQM साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच बुक ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी category is the document entitled Prolegomena
to library classification written by S.R. Ranganathan belong to? तो जो prolegomena टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो इनका डॉक्यूमेंट था रिटन बाय एस.आर. रंगनाथन, वो क्या है, उसकी कैटेगरी पूछ रहे हैं। ठीक है, वो क्या था? काफी सारे डॉक्यूमेंट एस.आर. रंगनाथन ने प्रिपेयर किए हैं, सीसीसी या फिर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी पब्लिकेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ बुक हो या फिर हर चीज़ क्लासिफिकेशन स्कीम हो। तो वो यही ये पूछना चाह रहे हैं, उन्हीं की एक पब्लिकेशन जो है वो है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वो क्या है। ठीक है, और ऑप्शंस हमें दे रहे हैं, रेफरेंस बुक है या फिर जर्नल आर्टिकल है, मोनोग्राफ है या फिर मैनुअल है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर ध्यान में रखा जाए प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विच इज अ मोनोग्राफ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मोनोग्राफ था जो कि एस.आर. रंगनाथन ने पब्लिश किया था, खुद से प्रिपेयर किया था। तो द करेक्ट आंसर इज, अगर पूछा जा रहा है इसके ऊपर, इनकी डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स में भी ये क्वेश्चन उठ सकता है कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन, ये वाला डॉक्यूमेंट क्या है, बुक है, आर्टिकल है, मोनोग्राफ है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया और उसी के बारे में पूछा गया, दैट इज अ मोनोग्राफ। ये मोनोग्राफ की कैटेगरी के अंदर लिखा गया था। तो इट्स अ करेक्ट ऑप्शन 3। देन आ रहा है हु हैज सेड, तो यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है दैट आर रिलेटेड टू कोटेशंस, प्रॉपर डेफिनेशन किसने कहा ये चीज, वो पूछा जाएगा इसमें। अभी तक वैसे कोई नेगेटिव इतना नहीं आया, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला एक बस क्वेश्चन आया था, बाकी क्वेश्चन फिर भी आपको पढ़ना है अच्छे से। हु हैज सेड, किसने कहा, information is essentially found in answer to questions that begin with such words as who, what, where, when and how many। यानी किसने कहा है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना तभी मिल जाती है जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरीके के वर्ड के साथ शुरुआत होकर, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाली चीज के अंदर। ये टर्म जो कही थी काफी फेमस कोटेशन है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। जेने बेलिंगर, टी.एस. एलियट, इनगेट्रॉन्ट डेलबर्ग, एकॉफ रशेल। तो ये जो कोटेशंस है बेसिकली यूनिट 1 से रिलेटेड है। बहुत फेमस कोटेशन है जो कि प्रोवाइड की थी एकॉफ रशेल ने। ये जो डेफिनेशन है वो एकॉफ रशेल की थी, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपको यहाँ पे पूछी गई है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो है ऑप्शन 4। इस तरीके से अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो बहुत सारे ऑथर्स की, आइदर टी.एस. एलियट हो गया, एस.आर. रंगनाथन हो गए, जेम्स आई वायर हो गए और एच.पी. लुहेन हो गए, सबकी कोटेशंस इस तरीके से पूछी जाती है और पूछा जाता है कि किसने वह दी, या फिर नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये टर्म, इनमें से कौन सी टर्म इस नेम के पर्सन ने दी। तो ये ध्यान में काफी रखिएगा, डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोटेशंस पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है विच इज क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज कंसेप्चुअलाइज द टर्म चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग। चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग टर्म किसने दी? तो ये एक प्रॉपर टर्म आ रही है, पूछा जा रहा है कि चेंज मैनेजमेंट जो कि यूनिट 6 के अंदर आप पढ़ते हैं, डिफरेंट मॉडल्स या चेंज मैनेजमेंट की क्या क्या और टर्म्स है, क्या क्या उसमें रिसर्चेस हुई है। तो उसमें से एक रिसर्च है, एक टर्म है चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग, वो किसने दिया? ऑप्शंस देखते हैं। कर्ट लेविन ने मॉडल दिया था चेंज मैनेजमेंट का, प्रोक्साई, विल्फ्रेड क्रूगर या बैकहार्ट एंड हैरिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज विल्फ्रेड क्रूगर। विल्फ्रेड क्रूगर, काफी बच्चों को इससे सिर्फ क्रूगर से इनका याद होगा कि क्रूगर्स ने प्रोवाइड किया था चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग, तो खाली क्रूगर से भी बच्चा एक्सेस कर सकता है इस ऑप्शन को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग जिसने दिया विच इज विल्फ्रेड क्रूगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 11, द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं ऑफ फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन आर, मतलब इनमें से कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशंस के लिए दिए गए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने यूनिट 5 का सिलेबस भी इवन एक्सेस कर रखा होगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जा रही है या उसमें पढ़ा होगा, तो कुछ इनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स ही उसमें पढ़ाए जाते हैं या उसमें दिए गए हैं कि ये आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से वो स्टैंडर्ड है? विच इज़ ISO 2709 फर्स्ट स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आपके सारे जो भी बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स है वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं। Z39.50 और उसी का ही वर्जन Z39.71। ये जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं which is A, C, D, ISO 2709, Z39.50 और Z39.71, और यही आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि इन्हीं को ही पढ़ना है। इसके अलावा मैथ्स मोड्स भी दे रखे हैं, डुब्लिन कोर दे रखा है, और भी चीज़ें दे रखी हैं, बट इनमें से ना ये दे रखा ना ये। तो आपके जो ये 3 ऑप्शंस हमने इसमें कंक्लूड करे ACD, विच इज ऑप्शन 3, ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन जो होगा विच इज योर ऑप्शन 3। तो काफी क्वेश्चन इतने अच्छे से भी आ सकते हैं, तो आपको इवन सिलेबस को भी अच्छे से एक्सेस करना है कि क्या क्या चीजें आपको उसमें पढ़ने के लिए दी जा रही है, और उससे भी आप आंसर्स ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मेडेंट। मेडेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। मेडेड इंड मेडिकल, जो मेडिकल रिलेटेड है, इंडिया का मेडलार्स इसको पब्लिश करता है। मेडलार्स मतलब इसको एक्सेस करवाता है। मेडेंट वो क्या है? पहली बात तो उसकी टर्म्स आपको दे रखी है मेडेंट की। यूनिट 4 का क्वेश्चन है इसके अंदर। यूनिट 4 मेडलार्स में आप ये पढ़ोगे मेडेंट, वहां पे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है बायोमेडिकल लिटरेचर का, ये कोई बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है बायोमेडिकल लिटरेचर का, ये पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडियन बायोमेडिकल जर्नल डाटाबेस है। थर्ड पूछ रहे हैं ओपन एक्सेस आर्काइव ऑफ केस स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ पेटेंट्स है, या फिर यूनियन कैटलॉग ऑफ बायोमेडिकल सीरियल्स इन इंडिया है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये एक तरह का डाटाबेस है जो कि जर्नल डाटाबेस है। तो यहाँ पे यूनियन कैटलॉग की कैटेगरी तो हमेशा के लिए कट जाएगी, क्योंकि इट्स नॉट अ यूनियन कैटलॉग, या कोई यूनियन कैटलॉग का डाटाबेस ये नहीं है। दूसरी चीज आपकी आ रही है इंडिया, IND से ही आपको डिनोट हो रहा है इंडिया, तो ये इंडिया रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन भी हट जाएगा, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस ऑफ बायोमेडिकल लिटरेचर, और पेटेंट वाला भी हट जाएगा, क्योंकि ओपन एक्सेस पेटेंट आर्काइव भी नहीं है ये जो है विच इज फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडियन बायोमेडिकल जर्नल डाटाबेस। इंडियन के बायोमेडिकल जो भी जर्नल के डाटाबेसेस है वो आपको मेड इन में एक्सेस हो सकते हैं। इंडिया रिलेटेड, इंडिया के बायोमेडिकल लिटरेचर एक ही डाटाबेस के अंदर, जो मेडलार्स पे भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन लाइब्रेरीज में जैसे कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इट्स अ फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड डाटाबेस इंडियन बायोमेडिकल लिटरेचर जर्नल के ऊपर, सॉरी, इंडियन बायोमेडिकल जर्नल का डाटाबेस है ये। तो करेक्ट ऑप्शन जो हुआ विच इज योर ऑप्शन 2। पब्लिकेशंस के ऊपर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पब्लिकेशन में आखिर क्या चीज़ें आपको दी जाती है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, लीजा के अंदर क्या है, काफ़ी फेमस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है, फेमस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो जितने भी फेमस डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पढ़ते हो नेटवर्क्स के अंदर, एसोसिएशन के अंदर, उसको भी एक्सेस कीजिए कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। वो यूनियन कैटलॉग है, वो डाटाबेस है सीरियल्स का, जर्नल्स का डाटाबेस है, बायोमेडिकल का है, फॉरेन डाटाबेस है, इंडिया का है, क्या है, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी। ओके, सो ये आपका जो टर्म्स थे, ये जो क्वेश्चन आपने आज करे सारे, डाटा रिलेटेड टू जून 2023 जो आज हमने एक्सेस किया। ठीक है, काफ़ी सारे, इवन हाफ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम एक्सेस कर चुके हैं जून 2023 में कैसे आए, और इसी से ही मिलते जुलते दिसंबर 2023 में भी आपसे पूछे जाएंगे। और
किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा रहा है, काफ़ी टाइम फॉर्मेट यही रहता है। इसी तरीके से आपको अपना टॉपिक पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर डेफिनेशंस आपको इससे पता चली कि डेफिनेशंस पूछी जा रही है, तो अब आपको थोड़ा ध्यान कोटेशंस और डेफिनेशंस में भी एक्स्ट्रा देना है। एक्रोनियम्स आपने देखा होगा बहुत पूछी जा रही है, उनको भी आपको अच्छे से एक्सेस करना है। इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कुछ कुछ टर्म्स आपको पता चलती जा रही है धीरे धीरे, उनको आप नोट डाउन करो और हर टॉपिक के अंदर उन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी एंड आप जो अटेम्प्ट देंगे वो और अच्छे से दे पाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड इसी तरीके से वीडियो आपको आती रहेंगी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आफ्टर ये पेपर डिस्कशन के बाद डिफरेंट टॉपिक्स लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स, रिट्रीवल मॉडल्स, चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड मॉडल्स या अनदर कोई भी टॉपिक्स है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, उस पर वीडियो बन के आपको मिलेगी। प्रॉपर एक्रोनियम्स की एंड प्रॉपर कोटेशंस की भी मैं एक वीडियो प्रिपेयर करूंगी, सो दैट एक्रोनियम रिलेटेड किसी बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं या फिर कोटेशन रिलेटेड बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मैं प्रिपेयर करके आपके सामने लाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को आप अच्छे से एक्सेस कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है, आप कोई भी वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।